ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि किस चीज़ के बगैर आप सेल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। सो सिमिलरली हम लोग क्या करें, ठीक है, तो हम लोग करें कि कभी सुने हो कि डेड सेल लिविंग सेल, तुम लोग पढ़े होगे स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, नाम तो कम से कम सुने ही हो। तो जिस सेल में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा उस सेल को क्या कहेंगे, डेड सेल। अ सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज, इज इट ओके? टू डिफिनीशन में आपको क्या ऐड करना था, एक तो फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एट द सेम टाइम यू हैव टू ऐड वन मोर लाइन, इन फैक्ट सेल इज अ पीस ऑफ सराउंडेड बाय डेफिनिट मेम्ब्रेन, कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब है कि व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लाइफ प्रोसेसेस अकर वेयर, इन द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब डिवाइड करेंगे तो आगे आएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में सारा होता है। अब जैसे कि तुम लोग से सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है बताओ? लंग्स में कुछ लोग बोले, नोज कोई नहीं बोला, ठीक है। अच्छा, नोज भी नहीं होगा और लंग्स भी नहीं होगा, ठीक है। सेल के अंदर होता है। चूँकि रेस्पिरेशन का डेफिनीशन लिखते थे तो उसमें एक इक्वेशन भी लिखते थे, C6H12O6 + 6O2 और फिर CO2H2O प्लस एनर्जी जितना भी हो, ये लिखते थे। ये चीज़ कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर। तो ये तो मेन रेस्पिरेशन कहाँ पे हुआ? अब तुम्हारा क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था रेस्पिरेशन, बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोवाइड द एनर्जी फॉर वॉट एवर वर्क यू विल डन। जो तुम करोगे उसके लिए एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन से हम लोग को क्या मिल रहा था? एटीपी या एनर्जी मिल रहा था। एटीपी बाद की बात है, ठीक है। ये समझ गए कि यहाँ पे उसी तरह दूसरे जो भी काम्स हैं, जो भी वर्क है, वो भी सेल में ही हो रहा है। तो आप समझ गए कि सेल के अंदर कहाँ पे हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स, कभी नाम सुने हो दोनों का नाम? तो बताओ ऑर्गेन क्या है, ऑर्गेनेल क्या है, ठीक है, नाम बताओ पहले तुम। सर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नहीं, तुम अपना नाम अपना नाम सर यशस्वी। यशस्वी, वेरी गुड। तो यशस्वी से ही आज मेरा पहला इंट्रोडक्शन हो गया। तो यशस्वी हमको बताएगा किसको तुम ऑर्गेन कहोगे, किसको ऑर्गेनेल कहोगे। पहले ये डिफाइन करना जानो, ठीक है। यशस्वी बताएंगे, या तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो तुमको बताना चाहें, पूछो उनसे। ऑर्गेन और ऑर्गेनेल डिफरेंस नहीं, डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? अगर कोई लोग हैं जो इसको हेल्प करेगा यशस्वी को, चूँकि फर्स्ट टाइम यही देखो, लीडर यही है, फर्स्ट टाइम हाथ यही उठाया तो नाम तो उसी का नाम लिया जाएगा। कोई इसको हेल्प करेगा? व्हाट इज ऑर्गेन? यस, वेरी गुड, एक तो हमको आंसर मिल गया। नाउ हम लोग ऑर्गेनेल पे फोकस करें। नहीं, हाँ चलो अब तुम बोलो। चलो एक बताए, बहुत अच्छी बात है कि एक बार में बता दी। देखो कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। ओके, सिट डाउन। हाँ ठीक है, जो ये बात बोला ये दोनों हमको आंसर मिल गया। बैठो, क्या हुआ? ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स किसको कहेंगे? सपोज दैट कि हम लोग क्या बोले हैं, पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सपोज दैट कि दीज आर द थिंग्स प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके चारों ओर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिए, ठीक है। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सपोज दैट कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी बना दिए। अब तुमको प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में बट गया, यहाँ से यहाँ के बीच का पार्ट साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब तुमको नहीं लगता है कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे, ठीक है। चलो तो राइबोसोम भी बना देते हैं इस तरह से करके, चूंकि दो सब यूनिट उसका होता है तो यहाँ राइबोसोम भी बना दिए। गोल्गी बॉडी भी बोल रहा था,
चलो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई बोल रहा है, अब उतना को पहले इतने से समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम क्या बोले, ऑर्गन के विषय में एवरीवन नोज कि ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, लेकिन जब तुमको ऑर्गेनेल पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? जैसे वो बोला है वही चीज़ को हम भी बोल रहे हैं, कोई हम अलग नहीं बता रहे हैं। ऑल द टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज, ठीक है, ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स, चूंकि सेल में है। क्या बोले? ऑल द टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन known as like mitochondria, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन का हो रहा है, क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल। क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या होता? फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम है तो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन यहीं पे बनेगा। गोल्जी बॉडी एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, कोई भी चीज़ों को सेल के बाहर भी ले जाना है तो पहले यहीं पे आएगा। इट विल प्रोवाइड द चैनल, रास्ता, कोई भी चीज़ों, तो सब अलग अलग काम कर रहा। नाउ इज इट क्लियर? तुमसे कभी कोई चीज़ पूछे, जैसे ऑर्गेनेल पूछा तो ठीक है, एग्जाम्पल दे देना अच्छी बात है, लेकिन आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि डिफिनीशन क्यों वो है। तो ऑर्गेनेल्स हमको नहीं लगता है कि अब बहुत लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं है, सबसे छोटा तो वही है, सबसे छोटा तुम ही हो। क्या नाम है बोलो? हम रोशन, ठीक है। रोशन तुम बताओ ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स। टाइनी स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज, ठीक है। तो ऐसा नहीं, छोटा बच्चा नहीं है, वो भी उतना अच्छे से, देखो बहुत अच्छे से ग्रास्प किया, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है, वेरी गुड। चलो बैठो। तो रोशन नाम के अनुसार भी वो अच्छा किया, क्लास में तुम्हारे नाम का रोशन तो कर ही दिया, ठीक है, बता दिया एक बार में। तो ये हम लोग सोचे। अब देखें कि सेल के विषय में कभी ये सोचे हो कि कोई हम लोग को पढ़ा दे रहा है, सिंपली क्या करें, 8-9 में हम लोग को भी जाते तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको प्रूफ करना होगा तो यशस्वी आप लोग ही हाथ उठाने के लिए फ्री हैं, ऐसा नहीं है। वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? Cell is called structural and functional unit of life because it is capable of independent existence. ठीक है। और भी कोई लोग जो एकदम बिल्कुल प्रूफ, हाँ तुम भी बोलोगे, बोलो नाम। आविष्कार, चलो अच्छा कुछ इन्वेंट करो आज। चलिए भी ठीक है, हम गलत क्यों कहें? आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से तो ठीक है। और भी कोई बोलना चाहेगा? बैठो बैठो आविष्कार। और भी कोई? देखो ट्राई तो करना चाहिए, यही तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको तुम 1 घंटा तो झेल ही नहीं सकते हो। और हम लोग पढ़ाने लगे ना किताब देख के तो बच्चा कहे कि सर वो टीचर को अगले दिन से आइएगा तो या तो टीचर रहेगा चाहे हम लोग रहेंगे, यही होगा। इसलिए बायो के टीचर को थोड़ा सा फ्रेंडली भी होना पड़ता है, हंसी भी बताना करता है कि उसको बोर नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग को लेकिन प्रूफ कर, हम ये बात कह के तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं आंसर ही नहीं दें तो फिर कोई मतलब तो नहीं है। क्यों कहते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे क्यों कहते हैं, पहले कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहें लाइफ का और फंक्शनल यूनिट, दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं, तब एक बार कंबाइन कर लेंगे हो जाएगा। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमीबा। अमीबा इज अ मल्टी सेलर, अच्छा यूनिसेलर। चलो हमको खुशी कि हम गलती बोलेंगे तो गलती तुम पकड़ोगे, ठीक है। तो अब अमीबा, सपोज दैट कि दिस इज द अमीबा, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिए। अब ये अमीबा एक ही सेल से बना हुआ है, इसका मतलब इसका साइज जो होगा, शेप जो होगा, शेप तो इरेगुलर होता है लेकिन एट दिस पर्टिकुलर टाइम शेप एंड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेप एंड साइज ऑफ दिस अमीबा। अगर ये 5 फीट का रहता है तो अमीबा 5 फीट का होता नहीं, लेकिन 5 फीट का।
अगर ये सर्कुलर होता तो सर्किल दिखाई देता। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहें? जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एग्जांपल, यूनिसेलुलर सेल लाइक आप देख रहे हैं कि अमीबा, द shape and size of the amoeba is directly proportional to the cell of the amoeba। जैसा शेप वैसा ही अमीबा का शेप, जितना बड़ा उतना ही। नाउ हम लोग आते हैं फंक्शनल यूनिट, सबसे ज़्यादा पेचीदा था लेकिन देखो आसान है कि नहीं, ठीक है। लाइफ, तुम लोग में सब में तो लाइफ होगा ना, हम में? अच्छा, लाइफ किस कलर का दिख रहा है? तुम लोग बहुत सारे ब्लैक टी शर्ट पहने हो, तो ब्लैक, मैरून, ब्लू, हाँ येलो कलर, सेल के कलर पे। चलो अच्छा, इसका मतलब लाइफ है, ये तो बात मान रहे हैं, लेकिन लाइफ दिख भी रहा है नहीं ना, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन फीलिंग्स के आधार पर हम लोग कहते हैं ना, उस चीज़ पे आते हैं। अब तुम बताओ कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए तुम जिंदा रहो, आज भी जिंदा रहो, आगे भी रहो, बहुत दिन तक जिंदा रहो, ठीक है। इमॉर्टल नहीं है, लेकिन इमॉर्टल भी पढ़ाते हैं हम लोग 11th में, तक कह देते हैं कि बैक्टीरिया इमॉर्टल है, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म जो है इमॉर्टल होता है, जिसमें बाइंडिंग फिजन होता है, वो बात की बात है। लेकिन हम लोग करें कि लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? खाना, रेस्पिरेशन, पानी तो वही में आ जाएगा ना, खाने पीने में आ जाएगा। सांस लेना, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, ग्रोथ भी होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। मतलब सो मेनी वेरियस फंक्शन तुम लोग गिनवा दिए हमको, ठीक है। एंड दीज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल। ये रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है, ग्रोथ भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। इसका मतलब है कि सिंगल सेल is capable of performing all the function that is essential for the maintenance or sustaining the life. That's why cell is considered as a structural and functional unit of life. क्या बोले? लाइफ का फंक्शनल यूनिट कैसे बोल दिए हम लोग? गर्ल्स लोग बोलेगा, बॉयज ही केवल झंडा बुलंद किए हुए हैं, यशस्वी बोला, आविष्कार बोला, रोशन बोला, गर्ल्स में कोई हिंदी इंग्लिश कुछ भी। आवश्यक है जिंदा रहने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए जितने भी चीज़ों का ज़रूरत है, जो जो काम का वो सेल खुद कर ले रहा, तो उसको क्या हम लोग बोले? इसीलिए फंक्शनल यूनिट बोले। तो आप समझ गए? अब समझ गए ना कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अब जहाँ पे लेकिन ये होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा सेल बन गया है, तो कुछ सेल को कहा जाता है कि जाओ तुम रेस्पिरेशन का काम करो, तो तुम जाओ रिप्रोडक्शन का काम करो, तो तुम ये काम करो। तो वो तो डिवीजन ऑफ लेबर है ना। जब जिसके घर में एक ही बेटा जिनको होगा, अब उसको गेहूँ भी पिसाना है, कभी कभी वो आटा पिसाने भी जाता होगा, ठीक है, नहीं पिसाया जाता, तो गेहूँ भी पिसाना है, सब्जी भी लाना है, और अगल बगल में कभी पार्टी उटी है, जैसे न्योता होता हम लोग जानते ही हैं, तो उसमें भी कि बुआ तुम ही चल जाओ, आज पापा नहीं है, चाहे यहाँ पे गए, करना पड़ता होगा सारा। लेकिन अगर वैसी स्थिति में 2-3 भाई रहते तो क्या हो जाता? सबके भैया हम ये काम कर दिए, अब तुम ये काम करो, ये काम, डिवीजन ऑफ लेबर। तो वो कब होगा? वेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, तब तो इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग कभी सेल का फिर पूछेंगे तो सब बोलेंगे, एकदम हाथ उठा देगा कि सेल को सबसे पहले देखने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। वो सेल देखा था या कुछ और देखा था? डेड सेल देखा था, नहीं, बल्कि वो डेड पार्ट सेल वॉल देखा था एक्चुअली। और वो जो देखा था ना, देखो अब कैसे वहाँ पे नाम, जब उसने एक कॉर्क बॉटल, तुम देखो वो कॉर्क कैसे, जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं ना, पीछे में एक ये जो लगा रहता है, उसको भी तुम देखो वो भी कॉर्क ही है। या पहले होम्योपैथी के दवा का शीशी में भी ऊपर से कॉर्क, अब तो प्लास्टिक का आता है ना, पहले रहता था ना, तो वो कॉर्क को कट किया, स्लाइस पतला पतला, और सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में किस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। अब वो रॉबर्ट हुक ने क्या इसको बताया? इसका नाम रख दिया सेलुला। जानते हो सेलुला क्यों बोला?
लैटिन वर्ड है। सेल्वा क्यों बोला ये जानते हो? देखो अब देखो इसका कहानी थोड़ा सा जानी लो। सेल्वा क्यों, उस सेल्वा ही बोला, कुछ और भी तो बोल सकता था। एक्चुअली जो ग्रीक वगैरह में कहीं पे भी कैदियों को रखने के लिए छोटा छोटा कमरा बनाया जाता है जिसको सेल कहते हैं। कहते हैं जेल, सेल सुनते हो ना? छोटा छोटा कमरा बनाया जाता है किसके रहने के लिए? कैदियों को रखने के लिए। तो वही उसके दिमाग में हंट किया एंड फ्रॉम देयर इस वर्ड को उसने जो स्ट्रक्चर देखा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया? सेल्ला। कैसे इन्वेंट, कहाँ से आया? When he saw such type of a room like structure, then he imagined or compared it is a similar very tiny room like structure like some captives are kept in the jail, रूम में रखा जाता है। तो फ्रॉम देयर ये क्या आ गया? सेल्ला आ गया। और सेल्ला के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? सेल। लेकिन प्रश्न अब ये भी होता है, सेल तो कैसे पड़ा नाम ये समझे, रोबर्ट हुक जानते थे उसके विषय। लिविंग सेल देखने वाला कौन था? ठीक है, एंटोन वॉन लिवेनहॉक। हम जानते थे कि हमको जवाब मिल जाएगा, 9th क्लास का बच्चा बड़ा अच्छा है, तेज है सर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट वो भी कैसे, वो भी बाई चांस ही था। ठीक है, वो एक्चुअली जो था ना पढ़ने उड़ने में तो बहुत तेज था लेकिन बड़ा शरारती भी था। एंटोन वॉन लिवेनहॉक बड़ा शरारती था। तो उसके गार्जियन ने क्या किया, उसके चाचा के पास भेज दिया कि जाओ वहीं पे पढ़ना लिखना। और उनके चाचा का दुकान क्या था? चश्मा का दुकान था। ठीक है, मेरा चश्मा कहाँ पे हो गया, नहीं तो छूट जाएगा, अगर रखे हैं। ठीक है, तो चश्मा में हम लोग क्या देखते हैं? लेंस होता है। अब उसने चूंकि वो क्या बोले कि वो थोड़ा बदमाश, जो तेज होगा थोड़ा बदमाश भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा बदमाश होता है लेकिन ज़्यादा बदमाशी नहीं कीजिएगा, तुम लोग को तेज कह दिए तो। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि लेंस की दुकान में बैठता था। तो विद द हेल्प ऑफ लेंस ही हिमसेल्फ मेड अ माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप से स्टडी करने लगा और उसने लिविंग सेल को देखा और उसका नाम भी उसने दे दिया एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल, जो फर्स्ट लिविंग सेल वाज सीन बाय एंटोन वॉन लिवेनहॉक एंड ही कॉल्ड इट एनिमलक्यूल। ठीक है, एनिमलक्यूल नाम दिया। ठीक है, कोई भी अपना अपना नाम देता है, अपने हिसाब से देगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ को भी तो हम लोग पहले तो जान गए कि प्रोटोप्लाज्म के बगैर सेल नहीं बन सकता, इसलिए एक लाइन को ऐड कर लेंगे। सेकेंड थिंग कि वाई प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर द लाइफ। ठीक है, अ सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड डेड सेल। ये भी याद हो जाएगा। फर्स्ट तुम लोग को इतना मैडम हम पूछ लिए, मैडम बोली कि बहुत कुछ पढ़ाए हैं, अभी तो हम लोग सेल पे ही हैं। अब सेल थ्योरी के विषय में भी कभी पढ़े थे? मालूम ही है, शेल्डन एंड सोन। अब बताओ इसमें कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था? ये भी स्वान जूलॉजिस्ट था। अच्छा, ये भी पता है कि कौन यूक्रेन में रहता था, कौन रसिया में? नहीं। अच्छा, कौन जर्मनी में रहता था, कौन ब्रिटेन में? याद रखिएगा, स्वीडन जो रहने वाला था जर्मन का था, जर्मनी का था, और स्वान जो ब्रिटिशर्स था। स्वीडन जहाँ पे भी तुम लिखे हो, कॉपी में होगा, किताब में होगा, स्वीडन लिख देना, फ्रॉम जर्मनी, और स्वान फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटिश। दोनों ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की दूरी बहुत कम है। जैसे हम लोग कभी कभी यहाँ से नेपाल चले जाएँ, नेपाल तो बहुत दूर हो जाएगा, रक्सौल के पास भी चले जाएंगे। आज गए, कितना लोग तो मोतिहारी जाता हो, काम करके चला भी आता होगा। तो दोनों का बाउंड्री लाइन देखिएगा, बहुत नज़दीक है, मैप में देखिएगा, छोटा छोटा सब कंट्रीज़ है यूरोप का। वहाँ पे जो वो बॉटनिस्ट था, कौन? स्वीडन, वो 1838 में, हालांकि 38 और स्वान 39 में था, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। चूँकि स्वीडन क्या था? बॉटनिस्ट था, वो स्टडी कर रहा था, बहुत सारे प्लांट सेल को ही स्टडी किया होगा। और स्वान
जूलॉजिस्ट था, उसने एनिमल सेल को ही स्टडी किया, लेकिन हम क्या बोले, दोनों देश के बीच की दूरी बहुत कम थी और सेमिनार होता होगा तो साइंस में आप डॉक्टर्स कभी देखेंगे सेमिनार में तो बहुत दूर दूर के डॉक्टर सब भी आते हैं, एक साथ मिलते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो लोग आपस में मिले और बोले कि अरे तुम्हारा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, हम तो जर्मन हम उतना जानते नहीं और अंग्रेजी भी मेरा भी तुम लोग से भी ख़राब है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि वो लोग अपना बात कर रहा था, बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तो अरे देखो ना हम सेल का तो स्टडी किए, दीज आर द थिंग। तो बोला कि अरे हम भी तो एनिमल सेल को किए हैं, देखे। जब दोनों देखा तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हुआ कि उसने प्लांट सेल को स्टडी किया था एंड ही डिड द एनिमल सेल, वो एनिमल सेल को किया एंड वन जो प्लांट वाले सेल को किया, लेकिन दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ वेयर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो बोला कि देखो हम लोग का तो ऑब्जर्वेशन जो ऐसा लग रहा है, इसका मतलब कुछ फैक्ट तो है कि सेल चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, किसी भी तरीके का हो, मतलब बेसिक फंडामेंटल, तो वो दोनों मिलके एक पोस्टुलेट अपना हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया, दोनों कलेक्टिवली हाइपोथेसिस अबाउट सेल, एंड दिस हाइपोथेसिस को क्या कह दिया गया, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में उसने क्या बोला, सेल, हाँ बोलो, रोशन को बोलने दो। ठीक है, तुम भर्चू वाला आगे, भर्चू वाला बाद में आएगा, भर्चू वाला बाद में आ जाएगा ना, ठीक है। तुम बोले कम से कम कुछ याद रखा है, चलिए ये भी बोला है कितने बार, बोलो। ठीक है, एक तो एक लाइन ये बता दिया, दूसरा हाँ तुम बोलो, बैठो 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 रोशन। हाँ वो तो एक्सेप्शन हो गया, दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। और कोई, मतलब तुम लोग को, लड़की लोग को लगता है घर में बल्ले सब कहता है गार्जियन की, इसको पढ़ना लिखना है थोड़े, अरे लड़की लोग भी पढ़ती है, वो भी कमाती है, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनती है, और सब सुनते हैं कि लड़की लोग ही ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ने में तेज होती है। अब देखो लड़का लोग जवाब दे रहा है, लड़की लोग नहीं दे रही है, ऐसा थोड़ी होगा, बोलो। एक बताया ना, वो बताया है आविष्कार कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा उनका बॉडी एक या एक से अधिक सेल से बने होंगे। दूसरा बात क्या बताना चाह रहे थे, दिस वॉज एडेड बाई रोडल्फ वुल्फ, मॉडर्नाइज किया था, लेकिन हम दूसरा चीज़ बताते हैं, आई विल जस्ट प्रूव इट, ठीक है। बैठिए, कह रहे हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल आर सिमिलर, वेदर इट इज़ लाइक इतना बिगर सेल, ऑस्ट्रिच का सेल हो सकता है, तुम पढ़े थे, आरबीसी भी एक सेल ही है, ठीक है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे जाइलम फ्लोएम, कुछ भी की बात करें, हम क्या बोले हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे सेप, आपको मैडम बता रही थी, बोली कि हम सेप ही अभी पढ़ा रहे हैं, तो सपोज दैट कि ये न्यूरॉन का सेप बना दिए, ये मान ली कि एक मसल सेल्स का बना दिए, ये इस तरीके से भी बना दिए, सेप तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन किसी भी हालत में सेल का शेप ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, चाहे साइज ये हो चाहे साइज ये हो, किसी भी आधार में एक ही होगा, सब सेल में न्यूक्लियस होगा ही। हालांकि प्रोकैरियोटिक पढ़ाई है मैंने, तो वहाँ पे तो होता नहीं है न्यूक्लियस, लेकिन सभी सेल में ये होगा ना। अगर यूकैरियोटिक की बात करें, सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, ठीक है, गोल्जी बॉडी सब होगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म से ही बना होगा, सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। एडिशनल हो सकता है कि प्लांट वाला कहा हो कि हम तो सेल वॉल भी देखे हैं, बोलेगा ना, तो भाई हम तो नहीं देखे थे, तो एडिशनल है, लेकिन कुछ बात तो फैक्ट था। क्या कह रहे हैं कि द बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल इज सिमिलर इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप, इररेस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन। क्या बोले, दूसरा कंपोनेंट हम लोग क्या बोलेंगे दूसरा सेल थ्योरी में, कि बेसिक या कंपोनेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है, कोई भी होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतने चीज़ों के बाद जब रूडोल्फ वर्च्यू, आई थिंक ईयर होगा 1855 या समथिंग होगा, हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, तो 5, ठीक है। रूडोल्फ वर्च्यू ने इसमें एक लाइन और जोड़ दिया। हम लोग को आदत है, ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा काबिल होता है टंगरी अड़ाने का। उससे देखा नहीं गया कि सिलिडेन एंड स्वान को इतना क्रेडिट मिल रहा है, तो उसने क्या बोला कि हम क्यों पीछे रहें। उसने एक फैक्ट किया जो कि बिल्कुल सही था। तो उसने क्या बोला कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, वर्ड यही याद रखेंगे। उसके बाद ऐसे ही तुमको दिया हुआ एनसीईआरटी में लाइन, और बॉक्स में जो दिया हुआ है ओमनिस ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, ठीक है, ये अपने भाषा में बोला, लेकिन इसका मीनिंग समझ गए। तो हम लोग को अब मॉडर्न सेल थ्योरी में एक और पॉइंट जुड़ गया। अब सेल थ्योरी में तुम कितने चीज़ को लिख सकते थे, पॉइंट को 3, ठीक है। इस बार तो गर्ल्स लोग ही बताएगा, नहीं तो हम तो बैठ जाएंगे, उसका कहें कि सर हम क्लास नहीं लेंगे। अब बोलिए कौन, अच्छा गर्ल्स में तुम लोग को और भी मैथ पढ़ाया जाता है ना, कौन इसमें सबसे तेज है? अच्छा तेज को बताओगे, सबसे खराब स्टूडेंट कौन है? लास्ट बेंच, ठीक है, लास्ट बेंच सबसे तेज है। इसका मतलब हम जानेंगे तुमको दुश्मनी भी निकालना है। तुम्हारे क्लास में पढ़ता, स्कूल में पढ़ता ना, तुम्हारा बोर्ड पे नाम लिख देता, मॉनिटर रहता। तो चलो बताओ तुम लोग, कोई भी गर्ल्स में हेल्प भी कर देंगे, हम हेल्प कर देंगे। सेल थ्योरी के विषय में 2 या 3 बात। पहला हमको बताना, हमको हिंदी बोल रहे हैं, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक या एक से अधिक सेल से बना होता। अहम अंग्रेजी न जनामी, ठीक है। अब बोलिए तुम बताओ, अब बताओ इंग्लिश बताओ, हम तो इतना हिंदी बता दिए। तो दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। हम लोग का जितना भी सेक्शन है वहाँ तो जाइगोट, जाइगोट इज अ सेल, वो चीज़ अलग हो गया। सेल मतलब बॉडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ आइदर वन सेल। सेकेंड थिंग हमको बोलना है, जितने भी सेल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। लेट देम, हाँ बोलिए, सिमिलर इररेस्पेक्टिव फंक्शन। थर्ड, रूडोल्फ वर्च्यू क्या बोला था? रूडोल्फ वर्च्यू एडेड वन मोर थिंग, ओमनिस सेलुला ए सेलुला मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, और जो नया सेल बनेगा उसको डॉटर सेल बोलते हैं, और जिस सेल का डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। हाँ ठीक है, वो सेल डिवीजन आएगा तो बताएंगे, थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे, ऐसा तो नहीं बताएंगे। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को तो बता रहे थे, अब ऐसा क्यों होता अभी हम बताएं कि सभी का, लेकिन सभी सेल का शेप साइज डिफरेंट होता है। एग्री तो हम लोग कर ली, चूँकि पहले बताएं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप साइज एंड, ठीक है। तो फिर वाई शेप्स ऑफ सेल वैरीज, वाई द शेप ऑफ सेल्स वैरीज, क्यों होता है जबकि बेसिक कंपोनेंट तो एक ही है? हाँ बोलो, डिफरेंट फंक्शन है, बहुत सिंपल सा बात है। बिकॉज दो द बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर, बट they have to perform some different function. That's why to make their function or perform their function efficiently, they are having a specific shape. अब जैसे कितने लोग घर में किचन में जाते हैं, कभी कभी अपना खाना भी निकालते हैं, मम्मी को भी हेल्प करते हैं। अब तो मम्मी को हेल्प करने की बात हो गई, सब कोई को हेल्प करना चाहिए। नहीं जाते हो किचन में? जाते हैं ना, चलो बैठो, बैठो, बस हो गया। अब देखो किचन में जाते हो, अधिकांश के हम लोग मीडियम क्लास है, जो लोग बहुत राजा महाराजा होंगे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो सबके घर में स्टील का बर्तन है,
आप देखिएगा आपके घर में स्टील का चम्मच, अलग अलग तरीके का चम्मच है, कलछुल है, छोलनी है, ये सब हम लोग बोलते हैं, समझते हो ये सब बात। पंजा चावल निकालने के सबके लिए अलग अलग रहता है। सब किस चीज़ से बना हुआ है? लेकिन सबका शेप एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग काम करना है, किसी से पलटना है और किसी से ज़्यादा निकालना है, किसी। अब कहो कि हम लोग तो बहुत सर पैसा की कोई कमी नहीं है, हम लोग तो क्या करते हैं कि कलछुल से घी निकालते हैं, चावल में पटाते हैं, और दाल का क्या ज़रूरत है, घी से काम चलाते हैं, 1 चम्मच दाल ले लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये तो समझ गए कि वाई देयर इज ए वेरिएशन इन द शेप, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल्स हैव टू परफॉर्म a specific function and in order to perform the function efficiently, बहुत अच्छे तरीके से, they must have a specific shape। ठीक है, समझे? इसमें कोई दिक्कत? अब ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। इतने तक में किसी को कोई डाउट? चूँकि तुम लोग पहले से पढ़े हो, ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, हमको अच्छा भी लगा पढ़ा के, चूँकि बताया। देखो, कोई भी टीचर तुमसे पूछेगा तो ये कभी भी नहीं हेजिटेट करना, बोलिए। आप बोलिएगा तब ना। अब तुम ये सोचोगे कि जो पंकज सर जानते होंगे उतना हम बता देंगे, या तुमको जो मैम पढ़ा के गई उतना संभव है एक दिन में? नहीं है ना। धीरे धीरे तुमको भी आएगा, लेकिन कब? जब आप ट्राई करेंगे तब। नहीं ट्राई करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अब तुम ही लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हो जिनका एम क्या होगा? मेडिकल। अब जिनका कुछ का बोले हैं, तुम ऐसे हिला दिए तुम IITian बनो ना, हम कहाँ कह रहे हैं। हो सकता है CA, किसी का कुछ का हो सकता है ना एम। अब जिसका एम होगा वो ज़्यादा बायो को फोकस करेगा मैथ के जगह पे, तो उसको जानता है कि हमको बायो काम देगा। ठीक है, तो उसको वहाँ पे इफिशिएंट, क्योंकि बायो में ज़्यादा तेज है, तो अरे हमको ज़्यादा मेडिकल पढ़ना है तो हमको इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे ना। अब जिसको केमिस्ट पढ़ना होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करते रहो वहाँ पे, वो ज़्यादा पढ़ेगा। तुमको हमको भी कहते हैं सर क्या आप इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज कर दिए, कहाँ से आ गया? भाई हम बायोलॉजी के, हम 2 और 2 5 पढ़ा है, तुमको उससे कोई मतलब? हम बायोलॉजी के स्टूडेंट 2 और 2 5 नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई ख़राब तो नहीं पढ़ा है ना। ज़्यादा पढ़ा है, कम पढ़ाते तो तुम कहते थे कि सर उन टीचर से नहीं पढ़ेंगे ये। सो टिल हेयर हम लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पढ़ेंगे एकदम स्मूथली पढ़ेंगे, और जितना आप पूछेंगे हम भी बताएंगे। हमको थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा लगेगा मैनेज करने में, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दी कॉपरेट आप लोग से कर लेंगे। आप लोग भी उतना ही कॉपरेट कीजिएगा। बायो का क्लास में एक चीज़ फिर याद करा दें, एवरीथिंग आपको क्लास में ही याद होना चाहिए। होमवर्क के तौर पे याद करने का कोशिश कीजिएगा तो रटने लगोगे, वो चीज़ नहीं कीजिएगा। बायो भी रटने ही का चीज़ है, ऐसा जो कहता है बेवकूफ़ है। आप थोड़ा सा सोचिए तो क्लास में उसी को जोड़ दे के पढ़िए। अब मैडम यहाँ तक पढ़ाई की, अब सेल का टाइप भी पढ़ा रही थी ना, सेल का टाइप। ठीक है, कितने प्रकार का बताई है? 1 हाथ 2 हाथ, देखो रोशन, अब देखो अब इसमें आया। हाँ तुम पहले बताओ, चलो ये भी ठीक है, ये तो चलो। और तुम बताओ, सेल का टाइप पूछ रहे हैं, अभी तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम लोग जवाब दिए हो। तुम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये हमको अभी तक सही जवाब मिला। बैठो, तुम दोनों बैठो। हाँ ओके, हाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो ये बोला। और भी कोई कुछ बोलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अलावे? यही होगा। बैठिए। क्या प्लांट सेल एनिमल सेल नहीं होगा? होगा। देखो सेल जब तुम पढ़ोगे ना तो हम 1-2 बार बता देंगे तुमको, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, डिफ्रेंशिएटेड सेल, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल, रीडिफ्रेंशिएटेड सेल। लेकिन बेसिक तुमको ये जानना है, और ये सब चूँकि इसलिए बताएंगे तुमको मोर और लेस कहीं न किसी रूप में आएगा ही। चूँकि तुमको टिश्यू पढ़ना है तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है ना, चैप्टर में टिश्यू, प्लांट टिश्यू तुमको पढ़ना भी हमको याद है। ठीक है, तो ये तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल कितने वर्ड से बना है? कौन कौन?
और तीसरा सेल। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक तो 2 वर्ड से। प्रो का मतलब फेक या फर्स्ट। कैरियोटिक वर्ड कहाँ से आया? लैटिन कौन सा वर्ड? कैरियोन। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। क्या बोले? प्रोकैरियोटिक सेल हम बता रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट, प्रो मीन्स फर्स्ट, ठीक है, जो पहले आया। कैरियोटिक कम्स फ्रॉम वर्ड कैरियोन, इट मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। और सेल तो छोड़ो, सेल को छोड़ो। अब यहाँ पे हम लोग इस दोनों पे आते हैं। देखिए कैसे समझना आसान है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अब तुम लोग डायरेक्ट तो 9th में नहीं आए हो, LKG UKG भी पढ़े होगे, नर्सरी भी पढ़े होगे। कुछ बच्चे तो देखो अपने घर के अगल बगल में जो छोटा तुम लोग का भाई बहन है जो नर्सरी में, अगर अगल बगल का कोई भी है, उसको पढ़ाने के लिए जाओ और उससे तुम पहले दिन उसको A लिखना सिखाओ। अगर सपोज दैट उस बच्चे ने A को ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, तुम्हारा रिमार्क्स उसको क्या दोगे? सही। और क्या लिखोगे? एक्सीलेंट लिखोगे, बिकॉज दैट वेरी फर्स्ट टाइम राइट दिस। तुमने तो बोला था कि लिखो ऐसे, ठीक है। आज जो बच्चा फर्स्ट टाइम लिख रहा है, डू यू थिंक कि ऐसे ही लिख देगा? वो फर्स्ट टाइम लिखा एंड आपने उसको रिमार्क्स क्या दिया? एक्सीलेंट, ठीक है। लेकिन अब वो नर्सरी कंप्लीट किया, LKG हो सकता है, LKG से ही अब उसको ये सिखा दिया गया। अब वो अगर ये सीख गया तो ये क्या है? ये भी A ही है और ये भी A है। अब इसमें, इस दोनों में कौन बच्चा पहले सीखा होगा? तुम समझ सकते हो, ये वाला और ये। और कौन वेल डेवलप्ड है, कौन लेस डेवलप्ड है? लेस डेवलप्ड। तो हम लोग कहते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को जिसका न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस ही तो मेन है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, आप देखो, जब जो अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे कैसे एटम आया होगा, मॉलिक्यूल बना होगा, तब जाके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तब जाके तुम्हारा सेल बना होगा। और उसके बाद धीरे धीरे तो पहली बार जो न्यूक्लियस बना होगा वो बिल्कुल ख़राब किस्म का था, लेकिन फिर भी वो सारा काम जो जरूरी था वो कर ही ले रहा, वो सारा काम कर ले रहा, ठीक है। न्यूक्लियस वाज नॉट वेल डेवलप्ड। और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना कब कहेंगे? जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ठीक है। तब ऐसे लेकिन काम न्यूक्लियस का करेगा, जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन वेल डेवलप नहीं है। तो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स दैट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो शुरुआत में ही पहला ही दिन तुम जिस बच्चे को A सीख जाएगा, जब A इस पे आ जाएगा, तब तुम B से पढ़ोगे कि ज़्यादा हमको पापा आज दे शाबाशी क्रेडिट दे कि बाप रे एकदम यशस्वी से देखो तो इसको अपने से भी ज़्यादा यशस्वी अपने छोटका भाई को बना दिया। एक के दिन में A और B C D E तक पढ़ा दिया। अब मालूम है कि कुछ नहीं जान पाया। तो जिस सेल में अभी न्यूक्लियस ही ठीक से नहीं बना होगा, डायरेक्टरे वेल डेवलप नहीं है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या? नहीं ना होगा, बस ज़रूरत का किसी तरह काम चल जाए। तो प्रोकैरियोटिक में रहता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी नाम सुने होंगे। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक संभवतः पढ़ा रही है मैम, हमको बताई हैं। तो प्रोकैरियोटिक को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर जिसको दिक्कत होता है पहले हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोल लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए दिमाग में कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे समझेंगे कि नहीं डेवलप्ड है? ठीक है, न्यूक्लियस भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा, और ये छोटा साइज का ही होगा, ठीक है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक सिंपल सा डेफिनीशन
लेकिन तुम लोग को कम से कम 2-3 डिफरेंस जो किताब में दिया है ना एनसीईआरटी वाला, वो तो तुम्हारे एकदम टंग पे होना चाहिए। ठीक उसी तरह की मम्मी जब भी एक रोटी दी है और दूसरा रोटी गर्म बना ही रही कि मम्मी रोटी तो ख़त्म हो गया, जितना तेज़ी से बोलते हो उतना ही तेज़ी से तुमको ये भी कि पंकज सर पूछे पहला, सर दूसरा हम बोलते हैं, ये होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द स्पिरिट। ठीक है, नहीं तो रटते रहो। हम लोग तो रामायण तो रट ही नहीं पाते हैं। ठीक है, महाभारत करने लगेंगे, लेकिन महाभारत जानते नहीं, लेकिन महाभारत कर लेंगे, उसमें सारे लोग हम लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में एक चीज़ तो समझ गए कि कैसे नाम पड़ा होगा और क्यों पड़ा होगा, और इस प्रो का मतलब फर्स्ट हो गया तो उससे ही हम लोग कर लिए, और इस यू का मतलब तुम लोग हम लोग, हाँ, यू का मतलब वेल डेवलप्ड, तो सीधे सीधे पड़ जाता वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो एग्जाम्पल भी मोनेरा किंग, तुम लोग को किंगडम भी शायद पढ़ना है। ठीक है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम है। पता है बायोडाइवर्सिटी में इस सब में होगा, कोई नहीं होगा, पढ़ना हमको, पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत पहले पढ़ाएंगे, लेकिन ये तो याद है कि इतना थोड़ी भूल जाएगा आदमी। तो सबसे पहले कि हम लोग सेल का शेप और साइज़ के विषय में याद रखेंगे, और इस बात को कभी नहीं याद रखेंगे कि स्वीडन यूक्रेन का रहने वाला नहीं था। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे। तो कहाँ का था स्वीडन? और स्वान, और स्वीडन स्टडी क्या था 1838 में, और ये 1839 में। बोथ combined their postulates and put forward as a cell theory, and according to cell theory, body of, first में body of each organism made up of either one basic or fundamental structure of all cell is similar irrespective, and later on one modification is done by Rudolf Virchow, who given the theory of cell lineage भी कहते हैं, theory of cell lineage, और उसको उसने क्या बोला? he told omnis cellula e cellula, और किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। ये किसी के पल्ले पड़ेगा? हम लोग पढ़ेंगे ओमनिस सेलुला ए सेलुला, नहीं पढ़ा ना। अब लेकिन जब इसी को बोले कि न्यू सेल ए राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, सर ये तो हम जानते थे, आप क्या बता दिए, ये तो हम लोग जानते थे। हो गया इतने तक में, कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट डे किस चीज़ को पढ़े, चूँकि हमारा क्लास संडे को होगा। ठीक है, मेरा क्लास संडे को होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम का कुछ कमी था। तो सर से आप लोग की बात हो ही गई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं बात हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग अब एनसीईआरटी का तो एक एक लाइन आपको, जो लोग भी सोचते हैं कि हमको मेडिकल निकालना है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने का आदत बना लें। ठीक है, और नहीं पास, और केवल पास करना है तो बगल वाला चोरियों करा के पास करा देगा। ठीक है, वो भी होगा ना। चलिए, आई थिंक हम लोग का क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, चलिए इधर से ऑफ करो तो यशस्वी, डू दिस।